हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पूरे सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न देखेंगे, जिसमें जीके के भी प्रश्न होंगे, जीएस के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे, अंग्रेजी के भी होंगे, मैथ के भी होंगे। इन सारे सेक्शन से सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनते हैं वो बिल्कुल शामिल किए गए हैं। यहाँ पर एसके ग्लोबल क्लासेज आपको बिल्कुल ही एकदम जेन्युइन टाइप का एकदम प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। इसको देने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मैं छिट-पुट ये क्वेश्चन देने वाला काम एसके ग्लोबल क्लासेज नहीं करता है कि कहीं हिंदी दे दे, कहीं अंग्रेजी दे दे, कहीं मैथ दे दे। तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि 100 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन आपको कराना है और उन सारे सेक्शन से कराना है जिन सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, इसी अंतिम क्षणों में जब नजदीक आता है तो यही प्रैक्टिस सेट हम लोगों को सफलता दिलाने में मददगार साबित होता है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्त? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर ये कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्श्वनाथ हो गए। तो हम लोग जब क्वेश्चन को देखेंगे, एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो, उसको मैं इसी वीडियो में उसी प्रश्न के पास समझा दूंगा। क्योंकि दोस्त, इसमें 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न बताने में बहुत देर लगेगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी जो व्याख्या है, संपूर्ण व्याख्या करना इसी वीडियो में संभव नहीं होगा। लेकिन जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेंगे कि नहीं, ये प्रश्न इससे बन सकते हैं, इस प्रश्न से बन सकते हैं, उस प्रश्नों को, उसकी व्याख्या को मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, चाहे इसके लिए कितना भी देर हो जाए। तो यही आश्वस्त करते हुए हम लोग इसका अगला प्रश्न का ये आंसर देख लिए कि इसका आंसर जो होगा ये पार्श्वनाथ जी होगा। ये था है पार्श्वनाथ जी होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं, ये ऋषभ देव जी जो है, तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ऋषभ देव जी। वर्धमान महावीर जो थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। किसके? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, या इनको अंतिम तीर्थंकर भी बोल लीजिए। ठीक है, तो अंतिम तीर्थंकर या 24वें जो तीर्थंकर हो गए वो वर्धमान महावीर हो गए। तो इससे यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन हम लोग देख लिए। एक क्वेश्चन देख लिए, दो क्वेश्चन देख लिए, तीन क्वेश्चन देख लिए। तो तीन क्वेश्चन तो हम लोग एक ही क्वेश्चन से देख लिए, और ये तीनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्त। आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको उठाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है और ये बिल्कुल आप ही लोग के लिए बनाया गया है। तो प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा अंतिम तक 100 क्वेश्चन करें, और हमारे जो कमेंट बॉक्स में है वो अपना मार्क्स जरूर शेयर करें। हुआ ये कि पिछला जो प्रैक्टिस सेट 1 जो मैंने आपको अपलोड किया था, आप लोगों ने उस पर तो थोड़ा बहुत प्यार दिखाया, लेकिन आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जो करना है वो आप बिल्कुल भूल गए हैं। कमेंट तो बिल्कुल ही आप लोग नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है, तो वो करना ना भूले दोस्त। कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो सत्रिया जो है किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों? यह जो हो जाएगा ये असम का हो जाएगा दोस्त। कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लें कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा? तो यह मणिपुरी जो है इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। यही का एक लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य एक है। ये शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी हो गया। यहाँ का एक लोक नृत्य है जिसका नाम है लाई हरोबा।
लाई हरोबा, ये लाई हरोबा उत्सव भी वहां पर मनाया जाता है। तो लोक नृत्य काफी फेमस है वहां का, मणिपुर का। ठीक है। उत्तर प्रदेश का देखेंगे हम लोग, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो हो जाएगा, यह जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथक हो जाता है। क्या हो जाता है? कथक हो जाता है। लेकिन वही लोक नृत्य की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यह जो हो जाता है वह रासलीला, रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, स्वांग हो गया, ठीक है, और चरकुला हो गया। तो यह जो फेमस नृत्य है, आपको लोक नृत्य है, इसको मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश का भी। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। तो इस सब की जानकारी जो है बिल्कुल मैं इसी वीडियो में इसी तरह देते चलूंगा। आंध्र प्रदेश को अब हम लोग देख लें, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये कौन सा है? यह कुचिपुड़ी जो है, यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो गया। हम लोग यहाँ पर सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ठगी के उन्मूलन के लिए संबंधित सुधार लागू किसने किए थे? तो ठगी का उन्मूलन जो है, यह सुधार दोस्तों, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा एक कैप्टन नियुक्त किया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से कैप्टन के द्वारा यह ठगी का उन्मूलन किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा एक कैप्टन नियुक्त किया गया था। उस कैप्टन का नाम था स्लीमैन जो था, कैप्टन स्लीमैन जो था, इसे ठगी के उन्मूलन में इन्हीं ने ही डायरेक्टली रूप से ये एग्जीक्यूट किया था, यानी कि ठगी उन्मूलन को अंजाम तक कैप्टन स्लीमैन ने ही पहुंचाया था। लेकिन किसके आदेश पर? विलियम बेंटिक के आदेश पर। विलियम बेंटिक ने ही इसको नियुक्त किया था, कैप्टन स्लीमैन को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ये लॉर्ड डलहौजी जो है, ये फेमस किस चीज के लिए है? ये हड़प नीति के लिए, यानी कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो एक नीति है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि राज हड़प को जो नीति है, इसके लिए लॉर्ड डलहौजी फेमस है। इसी को इसी को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज हड़प की नीति कहते हैं। ये लॉर्ड डलहौजी हो गए। अब हम लोग देख लें कि ये लॉर्ड रिपन जो है, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड रिपन किससे संबंधित है दोस्तों। तो यह जो भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक हैं, ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक है, ये लॉर्ड रिपन को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड रिपन को जाता है। तो ये इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। किससे? तो ये लॉर्ड रिपन हो गया, लॉर्ड डलहौजी हो गया, और लॉर्ड विलियम बेटिक जो हो गया, ये सारे चीजों को हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, बेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित है? यानी कि जो बेलूर मठ जो है, वो किस महापुरुष से संबंधित है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से ये बेलूर संबंधित है। तो बेलूर स्थान किससे संबंधित है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार, ये देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी, आईबीपीएस और बैंक पीओ, जितना भी परीक्षा लिया गया उसमें ये पूछा गया है निजता का अधिकार। तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको आप लोग बिहार पुलिस के ही नजरिए से मत देखिएगा। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, बैंक और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है भारत सरकार के द्वारा या स्टेट पीएससी के द्वारा, यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन सब बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत रखा है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। अब हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दिए गए हैं अनुच्छेद, इसको भी थोड़ा सा देख लें। अनुच्छेद 19 जो है, इसमें हम लोग वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 हम लोग देख लेंगे, यह हो जाएगा विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है।
20 देख लेंगे हम लोग। अपराधों के दो स्थिति के संबंध में ये है। अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में यह अनुच्छेद है। दो स्थिति के संबंध में, ठीक है। और अनुच्छेद 21 हम लोग देख लिए, निजता का अधिकार। दोस्तों हमारे ही चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर जो भारत का संविधान के नाम से एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनते हैं उसके बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख लें, जिससे आपकी जो जानकारी है दुगनी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे जो अभी चैनल पर वीडियो मौजूद हैं उसमें तो एक से एक बढ़कर वीडियो मिलेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिससे उसमें करंट अफेयर हो गया और इतिहास से बहुत सारा चीज हो गया, जनरल साइंस से बहुत सारी चीज हो गई, भूगोल से बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया गया है। तो उन वीडियो को जा सभी देख लें और अपना जो तैयारी जो है उसको एक नए आयाम तक पहुंचाए, यानी कि अपने तैयारी को काफी कर लें कि किसी टाइप का भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं तो वो आपसे न छूटे। और यही इसके ग्लोबल क्लासेस का लक्ष्य है कि आपको एकदम उस लेवल तक बना दे कि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। और सबसे अच्छी बात है ये दोस्तों कि यह इसके ग्लोबल क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगता है। आपका बस यही सहयोग है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और इस चैनल को बढ़ाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। यही मेरे लिए काफी है। तो और इस चैनल पर एक और मैं आज बात बता दे रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको मॉक रीजनिंग के लिए भी बहुत जल्द ही ये वीडियो प्रोफाइल होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको यहाँ एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। और आपको जो कंटेंट मिलेगा वो टॉप लेवल का कंटेंट मिलेगा। आप लोग वीडियो देख कर भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल पर के होम पेज पर जाइए, इसके ग्लोबल क्लासेस के होम पेज पर जाइए और वैसे देखिए कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है सेट किए गए हैं और उसको कितने विस्तृत और बढ़िया ढंग से समझाया गया है, ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो है यह अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। तो इससे भी संबंधित एक वीडियो जो है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जो एक विद्रोह हुआ था, जितने भी विद्रोह हुए थे और जितने भी आंदोलन हुए उससे भी संबंधित वीडियो जो है हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर मौजूद है, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें प्रथम और जो कोई काम पहला होता है वह जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश है और वहां की एक हिंदू महिला, प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश, क्योंकि मुस्लिम तो वहां पर बहुत बन गई न्यायाधीश, लेकिन ये प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश जो है वह दोस्तों जो बनी है वह सुमन कुमारी बनी है। वहां की कौन सी बनी है? सुमन कुमारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? यानी कि जो स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हम लोग के घर में हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या क्या मिला होता है? लोहा तो एक रहता है, उसके साथ और क्या क्या रहता है? तो दोस्तों यह क्रोमियम और जो निकेल है यह लोहा के साथ मिलकर ही स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? यानी कि मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्त है उसका पीएच जो होता है दोस्तों, यह होता है 7.5 से लेकर 8 के बीच में होता है। यहाँ पर कुछ चीजों हम लोग देख लें, कहीं कहीं परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि पीएच का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो यह पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका मतलब होता है। इस स्केल की खोज, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो खोज को भी हम लोग देख लें तो एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही पीएच स्केल की खोज की थी। अब हम लोग देख लें कि पीएच स्केल पर क्या क्या हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो पीएच और पीएच स्केल पर हम लोग अम्ल ज्ञात करते हैं, क्षार ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अम्ल कब होता है?
जब पीएच मान 7 से कम हो तो वो अम्ल होता है, और 7 से ज्यादा हो तो क्या होता है, क्षार होता है। और वही 7 के बराबर हो जाए तो क्या होता है, यह हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। यानी कि जब पीएच मान 7 हो जाएगा जिस चीज का, वह उदासीन हो जाएगा। 7 से ज्यादा रहेगा तो वह क्षार रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल रहेगा। तो ये पीएच पीएच मान के बारे में हम लोगों ने खूब डिटेल से जान लिया, और मुझे नहीं लगता है कि अब पीएच स्केल के बारे में पूछे कि क्या होता है पीएच स्केल, इस बारे में आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी कि ये क्या होता है और इसके बारे में इसकी खोज किसने की। तो ये इसका विस्तृत व्याख्या भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि अम्ल कितना से कम होता है, क्षार कितना से कम होता है। और जो हम आपको बहुत जल्द ही एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें जितने इंपॉर्टेंट पीएच मान पूछे जाते हैं जिन जिन चीजों का, उसका मैं एक बहुत तुरंत वीडियो इसी चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर मौजूद करा दूंगा आपको, ताकि आप लोग जाकर उसका आप लोग लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है दोस्तों, तो यह दोस्त जब हो जाएगा, ये ऑक्सीजन की सहायता से ही लोहे में जंग लगता है। लोहे को जब हम लोग बाहर रख देंगे और वो ऑक्सीजन की संपर्क में रहेगा तो उसमें बिल्कुल ही जंग लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरंतरता का उल्लेख, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में ये दल बदल का जो उल्लेख किया गया है। तो ये जो दल बदल का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची में की गई है। कौन सी अनुसूची में की गई है, 10वीं अनुसूची में की गई है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में देख लेंगे दोस्तों। 8वीं अनुसूची में हमारे देश भारत की जो 24 भाषाएं हैं, इसको इसमें शामिल, हमारे देश के जो 22 भाषाएं हैं, सॉरी 22 भाषाएं जो है, इसके बारे में हम लोग इसी में जानते हैं, किसमें, 8वीं अनुसूची में जानते हैं। और इसी के लिए भारत का संविधान का वीडियो का हमने एक वीडियो अपने चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको उपलब्ध करा दिया है। आप लोग भारत का संविधान जो वीडियो है उसको जाकर देख लें, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, दल बदल जो हो गई, ये 10वीं अनुसूची में हो गई, और 8वीं अनुसूची में भाषा हो गई। और कितना भाषा हो गया दोस्तों, ये 22 भाषा हो गया। ठीक है, 22 भाषा हो गया। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट 12 नंबर है, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। यानी कि जो सिद्धार्थ थे वो आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए गए। वही गौतम बुद्ध की बात की जा रही है, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनको इसलिए कहा गया क्योंकि चूंकि इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसीलिए इन्हें बुद्ध कहा गया। किनको, सिद्धार्थ को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसीलिए इन्हें बुद्ध कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। तो घाटे की बजट की जो पूर्ति होती है दोस्तों, यह सभी, ये जो यहाँ पर जितने भी प्रकार दिए गए हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर भी किया जाता है, अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ाकर किया जाता है, और नोट कर छाप कर भी किया जाता है। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो क्रिया है वो घाटे की बजट की पूर्ति इन तीनों के द्वारा की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यह डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में किसी भी अथवा सभी प्रकार से, यानी कि किसी भी तरीका से या सभी प्रकार से, ये सही जवाब हो जाएगा इसका, तीनों हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो रैयतवाड़ी प्रथा का जो प्रयोग जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों, तो यह काफी फेमस क्वेश्चन है। यह थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। तो हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये नालंदा में थी। कहाँ पर थी, नालंदा में थी। और जितने भी भारत में विदेशी यात्री आए हैं, भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए हैं,
उसका एक संपूर्ण वीडियो हमारे ही चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस के होम पेज पर है। आप लोग वहां से जाकर देख लें, और जितने भी विदेशी यात्री आए हैं, कब आए हैं, किसके शासन काल में आए हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है उसको, तो उसको भी जाकर अवश्य देख लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की? तो ये कौन से सिख गुरु थे दोस्तों? तो यह जो गुरु थे दोस्तों, यह 16 के ये हो गया आंसर, यानी कि गुरु अंगद देव जी जो हैं, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। यह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, यानी कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे, कौन थे? यह गुरु गोविंद सिंह थे। इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये खालसा पंथ की जो स्थापना है, इसका भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसको भी हमने यहीं पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 17 नंबर है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र गुहा जी जो हैं, इसके लेखक हैं इंडिया आफ्टर गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? यह नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मच्छर फाइलेरिया भी कराता है, मलेरिया भी कराता है, और मच्छर जो है ये पित्त ज्वर भी होता है, ये पित्त ज्वर का भी वाहक होता है। लेकिन ये जो यक्ष्मा जो है, यक्ष्मा का ये वाहक नहीं है, इसलिए इसका जो उत्तर है, ये इसका उत्तर जो है ये डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ये डी सही हो जाएगा, यानी इन तीनों का वाहक है, लेकिन इसका वाहक नहीं है। ठीक है, किसका? यक्ष्मा का, या यानी टीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह नागार्जुन परियोजना जो है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। तो इसके लिए हमने अपने चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर एसके ग्लोबल क्लासेस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, भारत की नदियां भारत की नदियां भारत की नदियां अपलोड किया हुआ हूँ। उसको जाकर आप लोग जितने भी भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल, वो कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है, कौन से राज्य से होकर गुजरती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है, यह भारत की नदियां से जो मैंने वीडियो बनाया है, और जो हमारे चैनल के होम पेज पर है, इसके ग्लोबल क्लासेस के, वहां पर जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा वह विटामिन के हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण वीडियो जो है, विटामिन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण वीडियो जो है, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। विटामिन से वीडियो जो है, यानी कि जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या है, और उसकी कमी से कौन रोग होते हैं, और उसका स्रोत क्या है, यानी कि वो विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, उन सारी चीजों का डिस्कशन जो है, वो हमारे चैनल को होम पेज में जो वीडियो मौजूद है विटामिन से करके, उसको जाकर आप लोग देख लीजिए, आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, मेरा लक्ष्य यही है उस पर सेपरेट सेपरेट वीडियो भी बना दूं, ताकि आपकी जो जानकारी है उसको बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दूं, यही मेरा लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था, यानी पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक जो हैं, यह विष्णु शर्मा जी हैं। कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ये करेंट से क्वेश्चन है एक, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये श्री विलीपुथुर पलकोवा जो मिठाई है,
कहाँ का ये प्रसिद्ध मिठाई है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यह तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच जो है दोस्तों, यह यूके में है। और यह ग्रीनविच यूके में एक क्या है? ये शहर है। क्या है? ये एक शहर है। यहीं से पूरे विश्व का पूरे विश्व का मानक समय जो है, मानक समय का निर्धारण जो है, निर्धारण जो है यहीं से किया जाता है। कहाँ से? ग्रीनविच, जो ग्रीनविच समय है जो है, ग्रीनविच जो है यहीं से किया जाता है, जो कि यूके यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन सभी कह सकते हैं इसको। तो ग्रीनविच वो जो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, यहीं से हम लोग मानक समय का निर्धारण करते हैं। यही जो स्टैंडर्ड टाइम जो है, यहीं से हम लोग याद करते हैं, ग्रीनविच से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है दोस्तों? तो भारत की सीमा से नहीं लगने वाले जो देश हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा यह जो ताइवान जो है, यह ताइवान जो है, यह भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भारत की सीमा से अगर डायरेक्ट पूछते कितना देश लगता है, तो यह 7 देश लगता है। तो उसको भी हम लोग देख लें कौन कौन सा देश लगता है। तो पहला हो जाता है अफगानिस्तान, दूसरा हो जाएगा पाकिस्तान, तीसरा हो जाएगा नेपाल, चौथा हो जाएगा भूटान, ठीक है, पांचवा हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, छठा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, और सातवां जो हो जाएगा वो चीन हो जाएगा। कौन कौन से हो गया? ठीक है, कौन कौन से हम लोग देख लिए? अफगानिस्तान देख लिए, पाकिस्तान देख लिए, नेपाल देख लिए, भूटान देख लिए, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। इन सारी देशों की जो सीमाएं हैं वो अपने भारत देश से लगती है, भारत देश से लगती है, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, और ये यही सातों देश हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग निश्चित बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको किसी तरह से भी एग्जामिनर पूछे, वो आप लोग के आइएगा बिल्कुल सही, ठीक है ना। कहीं से भी गलत लगाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, ऐसे याद अगर चीजों को कर लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, तमिल साहित्य शिल्प आदिकरण को कौन रचयिता कौन है? शिल्प आदिकरण को रचयिता जो कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं दोस्तों, इसके रचयिता जो हैं एलांगो हैं। कौन से हैं? एलांगो इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वही ओजोन की सर बात हो जा रही है। ये ओजोन जो है किस चीज की आ, किस चीजों से हमको बचाता है दोस्तों? तो ये ओजोन जो परत है वो दोस्तों, ये पारा बैगनी किरणों से हम लोग को बचाता है, पारा बैगनी किरणों से बचाता है यही ओजोन, ठीक है। और यह इसके क्षेत्र से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो यह जो है ओजोन, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस मंडल में है दोस्तों? तो यह समताप मंडल में है। तो समताप मंडल में ओजोन परत की जो मोटाई कम हो रही है, ठीक है, उसी को हम लोग ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य जो है इसी से है, किससे है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो भारत को वह कौन सा राज्य है जहाँ का सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल को द्वारा की जाती है दोस्तों? यह भारत का जो है सबसे जो ज्यादा सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल वाला राज्य हो गया, यह उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने के लिए सम्मिलन होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसके जमने के लिए क्या होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है? तो कौन सी प्रक्रिया के तहत जम जाती है दोस्तों? तो यह जो होता है निर्जलीकरण, या इसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये जमने में प्लास्टर ऑफ पेरिस को मदद करता है, कौन? डिहाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो कौन सा दिन है? वो कौन सा दिन है जिस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 दिसंबर को हम लोग विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं।
कौन सा? 4 दिसंबर को हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो हम लोग दोस्तों कई बार पेपर में या मैगजीन में कई जगह हम लोग पढ़ते होंगे कि फलाने देश की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतनी रैंकिंग है और अपने भारत देश के भी रैंकिंग निकाली जाती है। तो यह जो रैंकिंग है किसके द्वारा निकाली जाती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछ लिया जाए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो है करंट स्थिति जो कितनी है, ये भारत का जो पोजीशन कितना है दोस्तों, तो यह जो है 107वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 107वें नंबर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग हैं। ठीक है, अभी कितना, ये 2023 में अभी जो हम लोग बने हुए हैं, ये अक्टूबर 2022 में इसको जारी किया गया था, जिसमें हम लोग की जो भारत देश है उसकी रैंकिंग 107वीं मिली थी। अगर कभी पूछ ले कि 2021 में हम लोग कितना पर थे, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में हम लोग 101वें स्थान पर थे। कितने स्थान पर थे? 101वें स्थान पर थे। और 2020 भी अगर पूछ दिया जाए तो इसमें हम लोग 94वें नंबर पर थे। कितने? 94 नंबर पर थे। तो यह काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसको भी हमने यहीं पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है दोस्तों? तो यह जो अल्टीमीटर है, अल्टीमीटर का जो उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए होता है। किस चीज के लिए होता है? ऊंचाई मापने के लिए होता है। तो अब हम लोग दो तीन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी देख लें। बैरोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? तो यह वायु दाब नापने के लिए होता है। किसके लिए होता है? वायु दाब नापने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए किया जाता है। ये प्लानी एक मीटर जो हुआ, प्लानी मीटर या प्लेनोमीटर जो कहा जाता है, यह तो उतना महत्वपूर्ण है नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग देख लें। यह जो दो आयामी यानी कि 2D जो डायग्राम होता है, दो आयामी आकार को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो आयामी आकार को निर्धारित करने के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह जो हम लोग जो इस सीरीज को जो चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2 चल जो आपको आज लाए हैं हम, उस पर तो बिल्कुल इसको अच्छे से कीजिएगा और बिल्कुल तैयारी को एकदम अपने नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाइएगा और एकदम अंतिम तक वीडियो के बने रहिएगा, ताकि आपको जो हिंदी, अंग्रेजी और मैथ से जो क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल छोड़ कर ना जाइएगा। क्योंकि इस जो सेट को बनाने में है काफी मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है और कई किताबों का ये संग्रह होता है। ये नहीं कि मैं किसी का बना बनाया हुआ सेट को यहीं पर लाकर कॉपी पेस्ट कर दूं और पढ़ा दूं। ये एसके ग्लोबल क्लासेस कभी नहीं करता है और कभी नहीं करेगा। आपको यहीं पर मैं आश्वस्त करा देता हूँ। आप लोग कोई भी सेट उठा लीजिए और देखिएगा, ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। यहाँ पर मैं अपने द्वारा क्वेश्चन को सेट करता हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी को मैं यहाँ पर डिस्कस कराता हूँ। और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई पैसा नहीं लगता है। तो आपको जो करना है दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम जम कर देना है, ताकि सारे दोस्तों को पास ये वीडियो जो है पूरे बिहार क्या पूरे भारत में ये वीडियो जो है एकदम बिल्कुल वायरल कर देना है इसको। यही आपसे मैं उम्मीद रखता हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी आपका जो है वो काम है, और मेरा काम है आपको टॉप लेवल का कंटेंट देना, ये मेरा काम है। तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। कि कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो जो कैमरा है उसमें किस तरह का लेंस प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था?
तो बंगाल के विभाजन को जो रद्द है दोस्तों, यह किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, ये प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं कौन सा गैस लेते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे हैं वो अपने खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। किसके लिए? मानव जाति के लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि काफी हम लोगों के लिए जरूरी है दोस्तों जीने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेंगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो यह जो हुआ था, यह कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कश्मीर में कहाँ पर हुआ था? तो एक कुंडल वन कश्मीर में जो जगह है, यहीं पर ये हुआ था। और कब हुआ था? ईसा की प्रथम शताब्दी में। ईसा की प्रथम जो शताब्दी जो है, उसमें ये हुआ था। अब पहला, दूसरा और तीसरा जो बौद्ध संगीति है उसके बारे में भी हम लोग देख लें। ये तो हो गया था, ये चौथा बौद्ध संगीति था। कौन? ये कनिष्क वाला जो है, यह चौथा बौद्ध संगीति हो गया। तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। और तीसरा कब हुआ था? तो यह 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तो पहली की जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो हो गया, यह काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा जो ये 255 में जो हुआ था, यह अशोक हो गया। और चौथा जो कुंडल वन में जो हुआ था, यह यह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। पहला का अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, ये 483 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था, तो यह पहला जो है राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो पूछ ले ये कहाँ हुआ था, तो यह दूसरा जो है दोस्तों, यह वैशाली में हुआ था। और तीसरा अगर पूछ ले कि कहाँ पर हुआ था ये, तो यह पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये पूरे बौद्ध संगीति के बारे में हमने आपको यहीं पर बता दिया। आपका जो भी डाउट है उसको यहीं पर मैं क्लियर कर दिया, और आशा करता हूं कि अब बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका अब परीक्षा में कभी नहीं छूट पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 जो है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरू मध्य कौन है। तो भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य जो है, ये कौन है दोस्तों। तो ये हम लोग नाम पर ना जाइएगा, कंफ्यूजन जो है कर लोग नहीं मारते हैं इसको। ये पाक स्ट्रीट जो है, यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। कई लोग दोस्त जब पूछ लेता है कि ये जो पाक स्ट्रीट कौन कौन से देश को अलग करता है, तो हम लोग ऑप्शन में मार देते हैं भारत और पाकिस्तान को। लेकिन नहीं, वही दोस्त हम लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और सही जवाब लगा कर आना है, ताकि हमारी सिलेक्शन जो है बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए। तो ये पाक जो है जलडमरू मत जो है, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 38, विख्यात तट मंदिर, या इसी को हम लोग दोस्तों शोर मंदिर भी कहते हैं। कभी कभी परीक्षा में शोर मंदिर भी पूछ देता है कि ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो विख्यात तट मंदिर या सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यह मामल्लपुरम में है। कहाँ पर स्थित है? मामल्लपुरम में है। और इसका अभी करंट नाम क्या है? तो महाबलीपुरम हो गया। क्या हो गया? महाबलीपुरम इसका अभी करंट में नाम है मामल्लपुरम का। तो विख्यात तट मंदिर या सूर्य मंदिर जो है मामल्लपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है, यह दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, कर्क रेखा भारतीय राज्यों में से निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में हम लोग दोस्त बार बार सदियों से जो एक सुनते ट्रिक आए हैं, वह जो मित्र पर गमछा झार जो है, मित्र पर गमछा झार जो है, इसका ट्रिक से याद करने का होता है। ये बहुत पहले से हम लोग कई बार किताबों में पढ़ते आए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें, ये कौन कौन से राज हो गया।
तो मी से जो हो गया दोस्तों यह मिजोरम हो गया। क से जो हो गया यह त्रिपुरा हो गया। प से जो हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है। र से जो हो गया राजस्थान हो गया। ग जो हो गया म हो गया। और यहाँ पर छ लिख दे रहे गमछा, यानी कि ग से गुजरात हो गया। म से मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। और यह छ से छत्तीसगढ़ हो गया। और अंतिम में जो झार होता है, झा से झारखंड हो गया। तो इन्हीं 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और आज के बाद हम लोग किसी भी परीक्षा में इससे गलत जवाब नहीं देंगे, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये 8 राज्य जो हो गए आपको मैंने बता दिया, और इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 41 जो है पटना कलम संबंधित है। तो पटना कलम दोस्तों किससे संबंधित है? तो पटना कलम जो है यह चित्रकला जो हो गया, पटना कलम एक चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? महात्मा गांधी समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो यह जो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। तो आपको जो मैं इतना अच्छे से जो बता रहा हूँ, आपको कैसा यह वीडियो लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है वो तो बिल्कुल ही लिखिएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि आप लोग दोस्त जो है अपना मार्क्स जो है वो शेयर कमेंट बॉक्स में नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बताइए, मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग पूरा या तो अंतिम तक नहीं देखते हैं, या आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करें, और कितना आप लोग 100 में से नंबर ला रहे हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी तरह आपको प्रैक्टिस सेट में इसी चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर आप लोग को प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो आप लोग सिर्फ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के पास। और हम आपको टॉप क्लास की जो टॉप में भी टॉप जो होता है, टॉप क्लास की कंटेंट जो है इसी चैनल पर आपको मैं उपलब्ध फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। उसकी कोई चार्जेज नहीं होगी और कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, पेयजल में रोगाणु नाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो पेयजल होता है उसमें रोगाणु नाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के वाटरमैन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो भारत के वाटरमैन जो हैं यह राजेंद्र सिंह जी को वाटरमैन के रूप में हम लोग जानते हैं। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ये काफी बार क्वेश्चन ये जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखने को सिर्फ आपको छोटा लग रहा है, लेकिन कई बार पूछा गया है। तो 45 का जो आंसर है वह ए हो जाएगा। 9 फरवरी 1916 को जो है पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? यानी कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हुए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए, ये इनको अपने साम्राज्य के विस्तार में किसने सहायता की थी दोस्तों? तो यह चाणक्य ने की थी। किसने की थी? चाणक्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एनएसडीएल का पूरा नाम क्या है? एनएसडीएल जो है इसका पूरा क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है एनएसडीएल का, ये एनएसडीएल का फुल फॉर्म हो जाता है, यानी कि पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक पवित्र ग्रंथ किन कौन से समुदाय का है दोस्तों? तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है यह बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगई कोड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो गंगई कोड चोलपुरम के जो संस्थापक थे वो राजेंद्र प्रथम जी जो थे। हम आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए बताते चल रहे हैं, इन सारी चीजों को मैं इसलिए पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ
क्या कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन जहां पर मुझे जरूरत लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको बताना यहीं पर जरूरी है, इसलिए मैं उसको वहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है वह हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं दोस्त? तो यह जो हो जाएगा सिक्किम जो है, सिक्किम में सबसे ज्यादा लेप्चा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, मानसून हवाएं क्या हैं? तो मानसून हवाएं जो है वो कौन सी पवन है दोस्तों? तो यह जो दोस्त, यह स्थानीय पवन है। कौन सी पवन है? ये स्थानीय पवन है। वही स्थानीय पवन मानसून हवाएं की जो बात की जा रही है कि जिससे अपने भारत देश में काफी वर्षा होती है, और वो जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से बहुत ज्यादा वर्षा होती है अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 53, 1816 में सुगौली की जो संधि है अंग्रेज और किनके बीच जो हुई थी? तो सुगौली की जो संधि है दोस्तों, यह जो हुई थी अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुई थी। अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है दोस्तों? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में ये दादा भाई नौरोजी जी जो हैं ये विख्यात हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करने के लिए, अगर कंफ्यूजन ना हो इसमें, तो हम लोग याद करने के लिए ग्रैंड जो है, तो अपने दादाजी को हम लोग ग्रैंड फादर कहते हैं, तो ग्रैंड मतलब दादा जो हो जाता है, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन जो है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो गांधी जी जो है यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो नेशनल पार्क जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? यानी कि लेंस की शक्ति हम लोग, इसका एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? यह डायप्टर जो है, लेंस की एसआई इकाई जो है डायप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन की जैसे ही बात आएगी वह पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो राजधानी थी वह दोस्तों यह रायगढ़ थी। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है ये बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो के अंत तक तो जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग जो हिंदी और अंग्रेजी और मैथ सेक्शन से जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसको भी आप लोग देखकर ही इस वीडियो को जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 जो है वह है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? यह जो हो जाएगा यह इंदिरा कॉल जो हो जाएगा, ये सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। अब हम लोग यहीं पर देख लेंगे, ये जो इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है यह भारत का सबसे दक्षिणतम जो है, ये दक्षिणतम जो बिंदु है वह कौन है? ये इंदिरा पॉइंट हो गया। तो हम लोगों ने उत्तरी देख ली, किसने? उत्तरी इंदिरा कॉल, और दक्षिणी जो हो गई, दक्षिणतम जो हो गई ये इंदिरा पॉइंट हो गया। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों निकोबार द्वीप समूह जो है, निकोबार द्वीप समूह में ये पॉइंट स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो असम है दोस्तों। कौन है? असम का
वही दार्जिलिंग चाय जो फेमस चाय होती है, वहाँ की काफी चाय की बागानें जो है आसाम में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हिंदी से अब स्टार्ट हो गया। ये हिंदी के क्वेश्चन जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो गए। नीलकमल में कौन सा समास है दोस्तों? तो नीलकमल में दोस्तों यह कर्मधारय समास है। कौन से समास है? कर्मधारय समास से जो है यह नीलकमल में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, ये विलोम शब्द पूछ रहा है, यानी कि इस जो उषा शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उषा का विलोम शब्द दोस्तों यह संध्या हो जाता है। क्या हो जाता है? संध्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका भी विलोम पहचान करना है, यानी कि महान जो है इसका विलोम क्या हो जाता है? तो महान का जो विलोम है वो तुच्छ हो जाता है। ये अमहान मत मार दीजिएगा दोस्त, नहीं तो वो गलती हो जाएगा। तो महान का विलोम जो है तुच्छ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें। ये संधि विच्छेद है, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, ये संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद जो है ये प्रौढ़ का संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है। तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद जो है, प्र जोड़ ऊढ़ जो है, ये प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, नेता का स्त्रीलिंग क्या है? दोस्तों हम लोग बार बार जो नेता शब्द सुनते हैं उसका स्त्रीलिंग हम लोग के बहुत दोस्तों को मालूम नहीं होगा, लेकिन जो नेता का जो स्त्रीलिंग है वह दोस्तों नेत्री होता है। क्या होता है? नेत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का भावार्थ क्या है? तो कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का भावार्थ क्या है दोस्तों? तो इसका भावार्थ यह है कि जब किसी से ईर्ष्या से हम लोग जल उठेंगे तो उसी को कहा जाता है कि उसके कलेजे पर सांप लूट रहा है, यानी कि वो हम लोगों से ईर्ष्या रख रहा है, इसीलिए जल रहा है वो, और कलेजे पर उसके सांप लूट रहा है। यही इस मुहावरे का अर्थ होता है, ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71, निम्नलिखित विकल्पों में से जो चतुर जो है, चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है, यानी कि चतुर को और हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो दोस्तों चतुर को हम लोग जो है नागर भी कहते हैं, पट्टू भी कहते हैं, और ये दक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्ष भी कहते हैं। लेकिन ये देव नाम प्रिय, देव प्रिय जो है इसको नहीं कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब देव प्रिय हो जाएगा। ये देव प्रिय हम लोग नहीं कहते हैं। चतुर जो है नागर कहलाता है, पट्टू कहलाता है, दक्ष कहलाता है। ये समानार्थी शब्द हो गया, लेकिन देवप्रिय का संबंध इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल शब्द का पर्यायवाची जो कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों? तो यह जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ये वारिधि जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? बादल का। तो बादल को हम लोग ये जलद इसका पर्यायवाची शब्द हो गया, मेघ भी हो गया, पयोद भी हो गया, ये पर्यायवाची शब्द हो गया। लेकिन ये जो वारिधि जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका? बादल का। इसीलिए इसका आंसर राइट, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ ताकि काफी आपको कंफ्यूजन न रहे। ये वारिधि जो है इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? यानी कि जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर आते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं दोस्त? तो उसी शब्द को हम लोग तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74, यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास है दोस्तों? तो यथासंभव में जो है यह अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास है दोस्तों। हिंदी के लिए मैं अपने वीडियो, एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा अपने चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर, तो उसका भी थोड़ा दिन आप लोग इंतजार कर लीजिए। और संधि समास जितने भी ये कारक समास जितने भी संज्ञा सर्वनाम हो गए, इस सारे के बारे में हम आपको एक स्पेशल वीडियो में प्रोवाइड अपने चैनल पर करा दूंगा। तो अभी आप लोग ये देख लीजिए यथासंभव में कौन सा समास है? तो यह अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 75, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन जो होता है दोस्तों, निर्धन निर्धन में ये विसर्ग संधि होता है। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, यह उप उपसर्ग जो होता है, यह ये समीप, छोटा और गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो उप उपसर्ग आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन में जो है कौन सा उपसर्ग है दोस्तों?
तो आगमन, तो आगमन में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव इसमें से कौन सा है? अभी हम लोग तद्भव का डिफिनीशन पढ़े थोड़ी देर पहले। तो ये 78 का जो अम्लीय जो है, यह तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 79, उत्तम पुरुष सर्वनाम के लिए किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष जो है किस भेद का एक प्रकार प्रकार है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, यह पुरुषवाचक, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष जो है कौन सा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये अब इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि अंग्रेजी का सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पिक आउट द नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम्स, यानी कि समान अर्थी या जो उस अर्थ के आसपास हो, उसको हम लोग को जवाब देना है। तो ये कोट जो है, कोट कोट का समान अर्थ या उसके आसपास का अर्थ कौन सा हो जाता है? तो पहले कोट मतलब क्या होता है दोस्तों? यह उदाहरण होता है। उदाहरण या उल्लेख करना या विस्तार करना, उल्लेख करना या विस्तार पूर्वक विस्तार करना। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, वह जो हो जाएगा आपको साइट हो जाता है इसका सही जवाब। ये साइट मतलब भी लगभग उल्लेख करना होता है। ठीक है, उल्लेख करना, चीजों को विस्तार से बताना पढ़ना, ये साइट मतलब हो जाता है। कौन? तो ये उदाहरण देना या उल्लेख करना या विस्तार करना कोट का मतलब हो जाता है। और इसका सिनोनिम्स मतलब समान अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एडवाइस। एडवाइस वही एडवाइस का मतलब जो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि फ्री का एडवाइस मत दीजिएगा। इसका मतलब यही जो एडवाइस जो है ये सलाह कहा जाता है। वही सलाह की बात यहाँ पर की जा रही है एडवाइस वाली। तो ये सलाह हो गया। अच्छे से मैं लिख ले रहा हूँ इसको, सलाह। ठीक है। तो सलाह जो है, इसका हम लोग समान अर्थ देखेंगे। तो इसका जो समान अर्थ हो जाएगा दोस्तों, यह काउंसिल हो जाता है। इसका भी अर्थ जो होता है, यह सलाह देना जो होता है, इसका भी अर्थ जो है, यह सलाह देना ही होता है। तो ये सब समान अर्थी शब्द हो गए, अंग्रेजी के सिनोनिम्स हो गए, ये सिनोनिम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिजरेबल हो गया। मिजरेबल मतलब क्या होता है? तो अगर हम लोग को मालूम होगा, इसका हिंदी मालूम होगा, यह दुखी हो जाता है, दिन हो जाता है, ये दयनीय जो हो जाता है, यानी मिजरेबल कंडीशन जो बोला जाता है, यानी कि दयनीय स्थिति। तो इसका जो समान अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। एब्जेक्ट मतलब भी वही होता है, दयनीय होता है। ठीक है, निराशाजनक, ये सारी चीजें जो हैं, यह एब्जेक्ट मतलब हो गया। तो दयनीय दुखी जो है, ये दोनों समानार्थी अर्थ हो गए, एब्जेक्ट और मिजरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हार्मोनी हो गया। इसका भी हम लोग को सिनोनिम्स ज्ञात करना है, यानी कि समान अर्थ इसका कौन सा है? तो हार्मोनी मतलब जो हो जाता है, यह हार्मोनी मतलब जो हो जाता है दोस्तों, ये सामंजस्य बैठाना हो जाता है, एकता हो जाता है, सामंजस्य, एकता। ठीक है, या समरसता, समरसता जो है, ये इसका हिंदी होता है हारमोनी का। तो इसका हारमोनी का जो जो सिनोनिम्स है, वो सिमेट्री हो जाता है। कौन सा हो जाता है? सिमेट्री हो जाता है। तो इसका भी मतलब वही हो जाता है, सामंजस्य, यानी सामंजस्य, संतुलन। ठीक है, संतुलन, समरूपता और ये सामंजस्य जो भी हैं, ये सब एक ही होते हैं। ये सिमेट्री और हार्मोनी हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एंटोनिम्स पूछ रहा है, यानी कि विपरार्थक अर्थ, यानी कि जो ये इंसल्ट है, इसका विपरार्थक अर्थ हम लोग को पूछ रहा है। तो इंसल्ट मतलब क्या होता है, पहले ये हम लोग देख लें। तो इंसल्ट मतलब हो जाता है, अपमान हो जाता है, मान हानि हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है। ठीक है, तिरस्कार हो जाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो उल्टा हो जाएगा, क्रेडुलिटी हो जाएगा। इसमें मतलब आपको भोलापन से पर कोई पेश आता है, उस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं। ठीक है ना, विश्वास, सहज विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, वो अपमान आपका नहीं करेगा, वो विश्वासशीलता रहेगा। ठीक है ना, विश्वासशीलता रहेगा उसमें।
तो यही जो है इसका विपराशक शब्द हो गया, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये ह्यूमिलेशन, डिग्रेडेशन और होनर जो है, यह जो है बिल्कुल जो है इसी का ये समान अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, ह्यूमिलेशन किसी को ह्यूमिलेट करना, डिग्रेड करना। ठीक है, तो डिग्रेड मतलब किसी को बेइज्जती करना, तो ये सारा चीज जो हो जाएगा उसका समान अर्थ हो गया, लेकिन इसका विपरार्थक जो हो गया क्रेडिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रेकलेस देखेंगे। 85 जो है रेकलेस हो गया। तो रेकलेस मतलब क्या होता है दोस्तों? रेकलेस मतलब लापरवाह होता है। क्या होता है? लापरवाह होता है। रेकलेस मतलब लापरवाह होता है। तो इसका जो है, इसका विपरार्थक अर्थ क्या हो जाएगा? यह विपरार्थक अर्थ यानी कि हम लोग एंटोनिम्स देख रहे हैं, तो इसका विपरार्थक अर्थ ये हो जाता है, यह कॉशियस, यानी कि जो लापरवाह का जो है, यह सावधान जो है, यह इसका विपरार्थक अर्थ हो गया। यानी कि विपरार्थक अर्थ जो हो गया ये कॉशियस हो गया, यानी कि इसका आंसर डी सही हो गया। रेकलेस मतलब लापरवाह और कॉशियस मतलब सावधान, दोनों एक दूसरे के विपरार्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86। यहाँ पर क्या कह रहा है? डायरेक्शन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि ये चार स्पेलिंग यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से हम लोग को सही स्पेलिंग ज्ञात करना है। तो सैटेलाइट का सही स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? यहाँ मैं रेड पेन ले रहा हूँ। तो सैटेलाइट का ये 86 का बी, SATELLITE, ये सैटेलाइट का सही जो स्पेलिंग होता है यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ पर पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि इसमें से कौन सा कमिटी जो है, कमिटी का ये कमिटी इसमें से कैसे हम लोग लिखते हैं, यानी कि इसमें से कौन सा कमिटी सही है? तो कमिटी जो है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि COMMITTEE जो है, यही इसका सही जो है कमिटी हम लोग इसी तरह लिखते हैं। बाकी ये जो तीनों है ये गलत है, इस तरह हम लोग करेक्ट स्पेलिंग नहीं लिखते हैं कमिटी का। तो COMMITTEE जो हो गया ये कमिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? पिक आउट द, बोल रहा है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। इसमें से जो भी इफेक्टिव जो वर्ड है उसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक में करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? द CM फ्लीव डैश द फ्लडेड एरिया इन ए हेलीकॉप्टर। तो फ्लीव जब हो जाता है दोस्तों, मतलब तो फ्लीव के साथ ओवर हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लीव के साथ ओवर, यानी कि CM जो है फ्ली ओवर किए, हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़कर चारों तरफ जो एरिया जो है, जो बाढ़ से पीड़ित एरिया है उसको उन्होंने मुआयना किया, तो फ्ली ओवर हो जाता है। फ्ली ओवर किसके तुलना में? हेलीकॉप्टर की जब भी बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89। यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक करना है। तो हर मदर इज एनेक्सियस हर हेल्थ, उसकी मदर जो है एनेक्सियस से चिंतित है, किसके हेल्थ के प्रति? तो इसके जो हो जाता है, एनेक्सियस के साथ जो फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा, एनेक्सियस अबाउट हर हेल्थ। मतलब एनेक्सियस के साथ जो आएगा, मतलब चिंती जो होगी किसके हेल्थ के थी हो जाएगी, अबाउट के, अबाउट के साथ एनेक्सियस का प्रयोग हो जाता है। तो उसकी जो मदर जो है उसके हेल्थ के प्रति एनेक्सियस अबाउट थी, एनेक्सियस अबाउट थी किसके हेल्थ के प्रति? उसके हेल्थ के प्रति, जो उसकी लड़की होगी ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हर दिया गया है, तो हर मदर इज एनेक्सियस अबाउट हर हेल्थ हो गया। तो ये अबाउट का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड। अच्छा, यहाँ पर वन वर्ड की बात की जा रही है। तो वन वर्ड मतलब क्या होता है? जिस तरह हिंदी में भी होता है कि एक बड़ा सा वाक्य का एक वाक्य होता है, उसी तरह अंग्रेजी में भी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो बड़ा सेंटेंस है इसका एक छोटे से शब्द में हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो ये क्या दे रहा है? एक क्विक सडन मूवमेंट। तो एक क्विक सडन मूवमेंट मतलब क्विक सडन मूवमेंट का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वो फ्लिक हो जाएगा। यही क्विक सडन मूवमेंट मतलब ये झटका जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका फ्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, अब देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू हो गया है, मैथ का प्रश्न चालू हो गया है। क्वेश्चन जो है, 1,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है?
तो यह जो होता है दोस्तों मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 जो इसका फॉर्मूला होता है। तो मूलधन कितना हो गया? 1000 हो गया, 5 हो गया, ये समय जो है यहाँ पर देखिए 5 वर्ष दिया हुआ है और दर भी जो है ये दर हो गया, ये समय दिया हुआ है और ये मूलधन दिया हुआ है, ये मूलधन हो जाता है। तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 जो है इसका आंसर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 का 25 और 10 ये 250 जो हो गया इसका क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। तो इसका जो सही आंसर जो है 250 हो गया। दोस्तों मैं ये जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट टिक 250 कर सकता था क्योंकि मुझे मालूम है और मैं तुरंत इसका जवाब दे सकता था, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये मालूम नहीं होगा और उन्हीं के लिए मैं ये फॉर्मूला लिख कर बताया हूँ। तो जिन लोगों को मालूम है वो लोग ये ना सोचे कि काफी बच्चा वाला क्वेश्चन है सर ऐसे बता रहे हैं। तो आप लोग सभी को लेकर चलिए क्योंकि सभी को तैयारी करनी है और सभी को सिलेक्शन लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो तथा 20 रुपए प्रति किलो भाव की दो चायों की किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव जो है 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यह दोस्तों एलिगेशन का है, यह मिश्रण का यह मिश्रण का क्वेश्चन हो गया कि मिश्रण को किस भाव से लगाया जाए। तो ये एक एलिगेशन मेथड जो होता है इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड हो गया। तो इस सब क्वेश्चन जैसे भी पूछे कि एक चाय या एक चावल इतना रुपए किलो है और दूसरा चावल 1 किलो दे देगा कि मतलब दूसरा इतने रुपए किलो है और दोनों का जो मिश्रित भाव है दे देगा। तो वैसे कंडीशन में हम लोग पहला जो है एक इधर लिखेंगे और दूसरी जो है क्योंकि एक 15 रुपए किलो है दूसरी 20 रुपए किलो है और यही पूछा जा रहा है कि मिश्रण के भाव को 16 बेचा जा रहा है तो 16.5 जो है यहाँ पर लिख देंगे और एलिगेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इसको और इसको जो जोड़ घटाव करके जो है यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यह 1.50 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? 16.5 में से इसको घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा इधर 1.50 हो जाएगा और ये 16.5 20 है तो यानी कि 20 में से इसको घटाते हैं, इसको इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना? और इसको जो है इसमें से घटा लेंगे, ऐसे होता है। तो ये 1.5 हो गया और इधर जो हो गया ये 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3.50 हो गया और ये 1.5 हो गया तो ये जीरो से जीरो यहीं पर हम लोग कैंसिल करा देंगे और ये 3.5 और 1.5 में ये दोनों डेसिमल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 और 15 हो जाएगा और 5 से इसको कटाएंगे तो 5 साते 35 और 5 तिया 15 यानी कि 7:3 के रेशियो में इन दोनों चायों को मिलाया जाएगा। वो रेशियो जो है 16.5 रुपए किलो बेचा जाएगा। तो 7.3 के रेशियो में ही हम लोग मिलाएंगे, अनुपात में मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्त कि इसका जो आप लोग को मैंने इतने अच्छे से समझाया वो आप लोग को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? पहले वो पहला चाय लिख लेंगे, दूसरी चाय जो कितने किलो मिल रही है और उसके मिश्रण को कितना रुपए किलो बेचा जा रहा है, ये 16.5 है, इसको हम लोग लिख लेंगे और दोनों को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 16.5 में से 15 को घटाएंगे और यहाँ पर जो घटाया जाता है ये 20 में से 16.5 को घटाया जाएगा और इधर लिखा जाएगा और 16.5 में से 15 को जो घटाया जाएगा वो इधर लिखा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें जो है ये समझ में आ गई होंगी और समझ में आ गई हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि आप तो करते क्या है कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को जिस तरह मैं आपको ऊंचाई के लेवल पर पहुंचाना चाहता हूं उसी तरह दोस्तों आप लोग भी मेरा मोटिवेशन को सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचाइए अपना बहुमूल्य लाइक शेयर और कमेंट करके। तो इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93 जो क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु 3.5 के अनुपात में है। 9 वर्षों बाद उनकी उम्र में 3.4 का अनुपात है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको मैं ट्रिक से भी बता सकता हूँ लेकिन ट्रिक से बता दूंगा तो बहुत ऐसे दोस्त जो होंगे वो कहेंगे क्या कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो वर्तमान हम इसको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वर्तमान आयु जो है इसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है।
तो सपोज कर लें कि 3x/5x कर लिए। अब कह रहा है कि 9 वर्षों बाद, यहाँ पर 9 वर्षों बाद लिख लेंगे। 9 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा ये वर्तमान उम्र हम लोग मान लिए, ठीक है ना। तो 9 वर्षों बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 3x/5 है, तो 9 वर्षों में यहाँ पर भी 9 जोड़ देंगे और इसका भी 9 बढ़ेगा, क्योंकि 9 वर्षों बाद दोनों का आयु बढ़ेगा दोस्त। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक का बढ़ेगा और एक का घट जाएगा। तो ये जो वर्तमान आयु में दोनों 9-9 जोड़ देंगे तो ये 9 वर्षों के बाद जो है इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4 है, यानी 3/4 दिया हुआ है। तो अब इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो ये 4 से इसमें गुना कर देंगे तो ये 12x हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। यहाँ पर 15x हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। और इसको जो है इधर लाएंगे, इधर ला देंगे तो ये -3x हो जाएगा और इसको इधर ला देंगे तो ये -9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये वर्तमान आयु पूछ रहा है किसकी, b की वर्तमान आयु। तो b की वर्तमान आयु जो है दोस्तों, यह जो 5x जो है यही ना b की वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु 5x है, तो 5x को हम लोग एज का मान यहाँ पर 3 निकाल लिए, तो यह 5 गुने जो 3 हो जाएगा, यानी कि 5 गुने 3 यानी कि 15 वर्ष जो है, यही बी की वर्तमान आयु हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है। 94 है, कुछ कह रहा है क्या, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बाट के जगह यानी बटखारा की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना परसेंट मुनाफा होगा। तो कोई भी व्यापारी अगर आपको कहे कि मैं अपने खरीदारी मूल्य पर ही दे रहा हूँ, तो वो सोच लीजिए कि वो बिल्कुल झोल कर रहा है, वो बिल्कुल आपको वजन में कम देगा। क्योंकि कोई भी व्यापारी जो है बिल्कुल मुनाफा लिए हुए तो सामान बेचेगा ही नहीं। तो जब परसेंटेज मुनाफा निकाला जाता है, तो एक दोस्त हम लोग फॉर्मूला याद कर लें। यह जो होता है फॉर्मूला जो होता है, यह होता है त्रुटि, त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि और गुना 100 जो है, ये परसेंटेज मुनाफा का फॉर्मूला हम लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको, ये काफी क्वेश्चन, ये कितनी बार प्रतियोगी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, ठीक है ना, बिहार दरोगा मेंस हो, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो परसेंटेज मुनाफा यहाँ पर हम लोग को निकालना है। तो त्रुटि जो है, तो हम इसको तो डायरेक्ट ही बना सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर निकाल लें। त्रुटि जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो त्रुटि में हम लोग देख लेंगे कितना का त्रुटि है। तो 1 किलोग्राम का बटखारा होता है, यानी कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, और ये 960 ग्राम का बटखारा का यूज कर रहा है, तो ये 960 में से घटा लेंगे। 1 किलोग्राम में ये भी देख लें आप लोग, 1000 ग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो 1000 में से 960 घटाएंगे तो ये जो त्रुटि जो है, ये 40 ग्राम का जो त्रुटि जो है, ये हो जाता है। फॉर्मूला को हम लोग सेट करेंगे तो 40 गुने जो सही मान है कितना हो जाएगा, सही मान माइनस त्रुटि, यानी कि 1000 माइनस त्रुटि कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और गुना 100, तो यही हो जाएगा 40/960 गुना 100 जो हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। और एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पर देख लेंगे 2×5=10, और ये 48×96 हो जाएगा। ये फिर 4 से कटा लेंगे, 10×4=40 और यह 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10×5 50/12 जो हो जाएगा, ये इधर हम लिख ले रहे हैं, 50/12 जो हो गया परसेंट, इसका सही जवाब हो गया। तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तो 4.16% जो हो गया, ये 4.16% जो हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये हम लोग समझ गए। आप लोग देख लीजिए, जो आसानी से समझा दिया हूं मैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करते हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ना समझने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर, 25% अन्य मदों पर खर्चा करता है और उसकी मासिक आय 500 है, तो वह क्या बचाता है? यानी कि ये सब तो उसकी खर्च हो गई और उसकी मासिक आय यानी कि एक मंथ में वो 500 रुपये कमाता है, तो बचाता कितना है? तो पहले हम लोग दोस्त देख लेंगे कि खर्च कितना कर रहा है। तो खर्च जो है 20% पढ़ाई पर कर रहा है, 30% जो है यह यातायात पर कर रहा है और 25% अन्य मद पर कर रहा है। इन सबों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 30, 20, 50 और 25 जो हो जाएगा, यानी कि 75% जो है उन्होंने खर्चा कर दिया। तो बचाएगा दोस्त कितना? तो कोई भी हम लोग दोस्त परसेंटेज में हम लोग 100 पर बात करते हैं, तो उसका जो बचत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100% माइनस 75%, यानी कि 25%। 25% की वो बचत कर रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? 500 है। तो यह जो 500 का अगर 25% हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका बचत निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा दोस्त? तो बचत इसका निकल जाएगा, क्योंकि 100% में से 75% वो खर्च कर दिया, 25% बचा और उसकी मासिक जो आय है, मासिक आय जो है वो 500 रुपए है। तो 500 का 25 निकाल देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 100 पचे 500, यानी कि 125 जो 125 रुपया जो हो गया उसका बचत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 रुपया बचत हो जाएगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही निकाल सकते थे। आप लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं आता था, मतलब इसके बारे में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, इसके लिए हमने बता दिया। नहीं तो आप लोग परीक्षा में डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो इस सारे को जोड़ लीजिए और 100 में से घटा लीजिए और उसका डायरेक्ट यहाँ से बचत पूछे तो उससे मल्टीप्लाई करके उसका बचत निकाल लीजिए। तो वही तो मैं यहाँ पर किया हूँ दोस्त। सबको पहले जोड़ लिया तो 75% हुआ और जो बचत हमने निकाल लिया 25% निकाल दिया 100 में से घटाकर, और बचत कितना हो गया? तो मासिक आय जितना 500 रहा, ठीक है ना? 500 में से ये 25% इसको कम कर दिया। अगर कहीं पूछ लेता कि इसका रुपए में खर्चा कितना था, तो 500 का अगर हम लोग 75% निकाल लेते, तो यह इसका खर्चा हो जाता। तो ये 100 पाँचे 500, खर्चा है 25, 7 पाँचे 35, 35 दू 37, यानी कि 375 रुपया वो खर्च कर देता। अगर खर्च के बारे में पूछता तो वो कितना रुपए खर्च कर रहा है? तो ये तो परसेंटेज में हो गया 75%, लेकिन ये रुपए में हो गया 375 रुपए और बचत कितना कर रहा है? 125। तो देख लीजिए इसका सही जवाब कैसे हो जाता। 125 यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5, देखिए 500 रुपए आ गया ना यहाँ पर। तो यही 500 रुपए जो हो गया, यह मासिक आय हो गया। ठीक है ना? 500 रुपए ऐसे भी आ जा रहा है। तो अगर खर्च की बात करें, टोटल खर्च कितना हुआ? 375 रुपए। टोटल बचत कितना कर रहा है? 125 रुपए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 500 रुपए आ जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको इससे बेहतर समझाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 96 देखेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 63 है और उनका महत्तम समापवर्तक 9 है। तो यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो एक फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे। यह फॉर्मूला काफी ही इजी है। एक फॉर्मूला जो होता है, लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 63 दिया है। महत्तम समापवर्तक 9 दिया है। पहली संख्या दिया है, कितना दिया है? यानी कि एक संख्या जो 27 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या जो है हम लोग को फाइंड करना है। तो दूसरी जो हो जाएगा, अब यहाँ पर दूसरी को हम लोग ऐसे नहीं निकाल देंगे, 63 गुने 9 बटा 27। तो 9 तिया 27 और 3 में 21 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो आप लोगों को जो ये मेरा समझाने का तरीका है दोस्त, कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कोताही मत कीजिए और बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करके पूरे दोस्तों को एकदम भेजिए अपने, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाएं। और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर आते रहेगा और आप तब तक आएगा जब तक आपकी परीक्षा
संपन्न ना हो जाए। तो आपकी तैयारी को मैं बिल्कुल ही एक नए आयाम तक लेकर जाऊंगा और आप लोगों को जो वर्दी की जो ख्वाहिश है उसको मैं जरूर इसी चैनल के माध्यम से पूरा कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 97, ये यहाँ पर पूछ रहा है 4/5, 6/25 और 8/15, इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अरे बाप रे, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो बट्टा में दे दिया। तो दोस्त ऐसे जब प्रश्न पूछे कि इसका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इसका ट्रिक्स ये होता है कि ऊपर वाला का लघुत्तम ज्ञात कर दिया जाता है और नीचे वाला का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दिया जाता है। अगर वही यहाँ पर मसब पूछा रहता तो ऊपर वाला का महत्तम समापवर्तक और नीचे वाला का लघुत्तम समापवर्तक, चूंकि यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है तो फर्स्ट हम लोग 4, 6, 8 का जो एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 3 6, ठीक है ना, 2 एकम 2 3। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक जो है कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी ये 24 हो जाएगा। और 5 25 15 का जो मौसा जो है यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका जो लसा जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा पूरा का, ये 24/5 जो है इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि करना क्या है, जितना भी ऊपर ये संख्या है इसका लघुत्तम, और ये जितने जो नीचे संख्याएं हैं ये 5 25 और 15 इसका महत्तम समापवर्तक, यही लसन निकालने का फॉर्मूला होता है अगर पी बाई क्यू के रूप में लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु भूलवश उसने उस संख्या में 18 से भाग दे दिया, तो फलतः उसका आंसर सही उत्तर से 807 कम आ गया। तो बताएं कि वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चीज आपको बता दें कि अगर मैं आपको संख्या कोई दे दूं कि यहाँ पर संख्या मान लीजिए कि 3 है और 15 से गुना करने के लिए बोल दूं, तो 3 में 15 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन वही अगर हम क्या कर रहा है कि भूलवश उस संख्या में 18 से भाग दे दिया, किंतु भूलवश उसने उस संख्या में 18 से भाग दे दिया, किसमें किसमें से भाग दे दिया, 15 से गुना करना था लेकिन 18 से भाग दे दिया, तो ये 3 में 18 से यदि कर देंगे तो ये संख्या इससे काफी कम आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यानी कि मेरे बताने का निष्कर्ष ये है कि गुना करेंगे तो संख्या जो है वो ज्यादा हो जाएगा और भाग करेंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वह कम प्राप्त होगी। तो यही मेरे ये बताने का निष्कर्ष था। अब हम लोग देखेंगे, तो संख्या सपोज कर लीजिए, इसको अगर मैं ट्रिक से बताऊं तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से बता देंगे तो बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आएगी। तो एक सामान्य विधि जिससे सभी को समझ में आ जाए उसको देखते हुए हम लोग बनाएंगे। सपोज कर लीजिए कि संख्या x है, हम लोगों को x है 15 से गुना करने के लिए बोला गया, लेकिन 18 से भाग दे दिया गया। तो जब भाग दिया जाएगा दोस्तों, तो वह जो संख्या है इस संख्या से तो निश्चित कम होगी, तो उसमें से हम लोग हटा लेंगे। यानी कि x में 18 से हम लोग भाग दे दिए, और ये जब कम होगी तो वही तो कह रहा है कि 807 कम आ गया, तो ये दोनों का जो इक्वल टू है 807 हो जाएगा। इस संख्या में से और इस संख्या जो आएगी दोनों में से घटाएंगे तो वही जो संख्या है ये 807 की बात कर रही है, सही उत्तर से 807 कम आ गया। क्योंकि गुना में जो है वो संख्या गुना करते हम लोग 15 से तो वो काफी ज्यादा आता, लेकिन भाग कर दिए तो वो कम आ जाता। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15x माइनस x/18 बराबर 807 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यह जो हो जाएगा ये 270 हो जाएगा। तो 270 x माइनस x/18 बराबर 807 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यह 807 और 818 जो है यह ऊपर आ जाएगा, और ये 270 x में से एक x घटेगा तो 269 हो जाएगा। और x हम लोग निकाल रहे हैं यानी कि एक संख्या हम लोग माने हैं। तो 269 में डायरेक्ट 3 से गुना करेंगे तो हम लोग को 807 आता है, और 3 में 18 से गुना करेंगे तो वो 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
54 आ जाएगा। तो ये जो 54 जो है, यही हम लोगों का संख्या है और इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि बहुत ही सरल ढंग से मैंने आपको इस मैथ को भी समझा दिया और हमारे ही चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर आपको बहुत जल्द ही मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएगी। आप लोग सिर्फ चैनल पर सहयोग करते रहें और मेरा मोटिवेशन जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से बढ़ाते रहिए और देखिए मैं कितने अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट लाकर पढ़ा दूंगा कि आप भी बोलिएगा कि नहीं सर, इस चैनल पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 48 है और उसका अंतर 8 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो इसका अगर हम लोग ट्रिक से देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यह क्या हो जाता है? सम प्लस डिफरेंस गुना सम माइनस डिफरेंस भागा 4 हो जाता है। तो सम कितना है? ये 48 है। जो अंतर कितना है? 8 है। अब फिर क्या हो जाएगा? सम 48 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बट्टा 4 हो जाएगा। यानी कि 48 8 56 है, ये हो जाएगा 40 बट्टा 4। 4 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। ये 560 जो हो जाएगा, यही संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा ट्रिक्स के माध्यम से। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है उनको मैं सामान्य विधि से समझा दूं। तो सपोज कर लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 48, दूसरी संख्या हो जाएगी x माइनस, चूंकि अंतर बोल रहा है तो x माइनस वाई बराबर 8। y से y कैंसल हो जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 48 8 56 हो जाएगा। x बराबर क्या निकल गया? 28 निकल गया। ठीक है, तो जब x 28 निकल गया तो यहीं पर y जो है कितना निकल जाएगा? यह 20 निकल जाएगा। इसको 28 को हम लोग इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि यही संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो संख्या एक पहली जो हो गई x हो गई, ये पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई और दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो x गुने y करेंगे, यानी कि 28 गुने 20 करेंगे तो 560 जो है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इधर से बनाए चाहे इधर से बनाए, बात दोनों एक ही है और ये दोनों मेथड में से आपको जो समझ में आए वो बता देख लीजिएगा, जिससे आसानी से आप लोग बना लें। इस पार्ट 2 का यानी कि इस प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी 600 रुपये ये जो है ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, और ये 20% का लाभ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है? तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटा विक्रय मूल्य गुने 100 बटा ये 100 प्लस लाभ या हानि होता है, 100 प्लस माइनस लाभ हानि, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ लिख देंगे। अगर वहीं यहाँ पर हानि की बात की गई रहती 20% की जगह पर तो माइनस हानि लिखते। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 600। ठीक है, गुना 100 कर लेंगे। 100 प्लस लाभ, लाभ परसेंट कितना है? तो लाभ परसेंट जो है 20 है। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, दो छक्के 12 और दो पांचे 10 और ये 6 से 100 बार में कट जाएगा 600। तो 100 गुने 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 500 हो जाएगा और यही जो 500 है यह क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये 500 रुपये इसका क्रय मूल्य हुआ और 600 रुपये यानी कि इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा और 20% इस पर लाभ कमा रहा है। ठीक है ना? तो वस्तु का क्रय मूल्य हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे। तो अब बताइए आपको इस प्रश्न में भी दिक्कत नहीं हुई होगी और आप लोगों ने कितने आसानी से बना लिया और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप लोग अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालें और देखें कि जो लेवल है और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने आज का प्रैक्टिस सेट 2 देख लिया और मैं इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेट 1 पर आप लोग जो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको आप लोग यहाँ पर
लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट में अपना मार्क्स जो बताएं कि 100 में से आप लोग कितना सही किए, 100 में कितना सही किए, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।